दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जिसके सुल्तान कमाल है, कभी अपने समय से सदियों आगे की सोचते थे तो कभी अपने ही फैसलों से पूरी सल्तनत को बर्बादी की कगार पर ले आते थे। जी हाँ, ये कहानी है तुगलक वंश की, जो 1320 से 1414 तक चला। एक ऐसा दौर जो बड़े बड़े सुधारों, शानदार आर्किटेक्चर और उतनी ही बड़ी, बल्कि कह सकते हैं कि विनाशकारी गलतियों के लिए जाना जाता है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में, खासकर इसके सबसे मशहूर सुल्तान को लेकर, बस एक ही सवाल घूमता है। क्या वो वाकई एक विजनरी था जो भविष्य देख सकता था, या फिर एक ऐसा पागल शासक जिसके फैसलों ने सल्तनत को लगभग बिखेर ही दिया था? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक से। सोचिए, सल्तनत में चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई थी, और उस माहौल के बीच उसने एक ऐसे शासन की नींव रखी जिसका आधार था अनुशासन और स्थिरता। देखिए, उसका शासनकाल भले ही छोटा था, लेकिन गयासुद्दीन ने सल्तनत को वो स्थिरता दी जिसकी उस वक्त सख्त जरूरत थी। खिलजी वंश के बाद जो अराजकता फैली थी, उसे खत्म किया। बंगाल और वारंगल जैसे अहम इलाकों पर फिर से कंट्रोल हासिल किया, और दिल्ली में अपनी ताकत की निशानी वो विशाल तुगलकाबाद किला बनवाया। गयासुद्दीन के बाद तख्त पर बैठा इस कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे विवादास्पद किरदार मोहम्मद बिन तुगलक। वो एक बहुत बड़ा विद्वान था, एक विचारक था, लेकिन उसके जो अनोखे और बड़े-बड़े आइडियाज थे ना, वही अक्सर सल्तनत के लिए तबाही का कारण बन गए। इतिहास में उसे पागल राजा तक कह दिया गया। अब ऐसा इसलिए नहीं था कि वो सच में पागल था, नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी नीतियां कागज पर जितनी शानदार लगती थी, असलियत में उतनी ही विनाशकारी साबित हुई। आम लोगों को तो यही लगा कि भाई, सुल्तान का दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया है। तो आखिर उसने ऐसा किया क्या था? अच्छा, उसका पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना। आइडिया तो अच्छा था कि राजधानी देश के बीच में हो, लेकिन उसने पूरी की पूरी दिल्ली की आबादी को पैदल मार्च करने का हुक्म दे दिया। हजारों लोग रास्ते में ही मारे गए, और ये पूरी योजना एक भयानक त्रासदी बन गई। फिर उसने चांदी बचाने के लिए तांबे के सिक्के चला दिए, लेकिन इन सिक्कों की नकल करना इतना आसान था कि जल्द ही हर घर एक टकसाल बन गया और बाजार नकली सिक्कों से पट गया। नतीजा, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। और उसकी नाकामियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। खुरासान और कश्मीर जीतने के उसके जो महंगे मिलिट्री कैंपेन्स थे, वो भी बुरी तरह फेल हुए, और इसने सल्तनत के लगभग खाली हो चुके खजाने पर, समझिए, आखिरी कील ठोक दी। मोहम्मद बिन तुगलक के इस सारे केओस के बाद सल्तनत की बागडोर संभाली उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने, और उसने आते ही सल्तनत की दिशा पूरी तरह से बदल दी। उसका ध्यान बड़े बड़े और जोखिम भरे प्रयोगों पर नहीं था, बल्कि सल्तनत के घावों को भरने, जनता का भला करने और कुछ नया बनाने पर था। दोनों सुल्तानों में फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक की पहचान थी बड़े प्रयोग, भारी भरकम टैक्स और सैन्य विस्तार। वहीं दूसरी तरफ फिरोज शाह ने अपना पूरा ध्यान पब्लिक वर्क्स, टैक्स कम करने और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों पर लगाया। ये सल्तनत के लिए एक तरह से मरहम जैसा था। और जब बात निर्माण की आती है, तो फिरोज शाह का काम तो सच में हैरान करने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 300 से ज्यादा नई इमारतें, बाग और नहरें बनवाईं। इससे न सिर्फ शहर खूबसूरत हुए, बल्कि खेती और व्यापार को भी एक नई जान मिली। उसकी वास्तुकला की छाप आज भी दिल्ली पर बहुत गहरी है। फिरोज शाह कोटला का किला, हौज खास का वो खूबसूरत मदरसा और जलाशय, ये सब उसी की देन है। अरे, यहाँ तक कि उसने सम्राट अशोक के प्राचीन स्तंभों को भी बड़े सम्मान के साथ दिल्ली लाकर स्थापित करवाया था। लेकिन फिरोज शाह का ये जो रचनात्मक दौर था ना, ये तुगलक वंश का आखिरी सुनहरा दौर साबित हुआ। उसकी मौत के बाद सल्तनत की ताकत बहुत तेजी से बिखरने लगी, क्योंकि नींव जो थी वो अंदर से खोखली हो चुकी थी। और ये पतन बहुत बहुत तेजी से हुआ। 1388 में फिरोज शाह की मौत हुई, और बस सत्ता के लिए जंग शुरू हो गई। एक के बाद एक कमजोर शासक आए, और फिर आया साल 1398, जब तैमूर के बर्बर आक्रमण ने दिल्ली को खून और आग में डुबो दिया। इस एक झटके ने तुगलक वंश की कमर हमेशा के लिए तोड़ दी, और 1414 आते आते तो इसका नामो निशान ही मिट गया। तैमूर का हमला वो आखिरी और सबसे घातक चोट थी, जिसने कमजोर हो चुके तुगलक शासन के ताबूत में आखिरी की कील ठोक दी। दिल्ली सल्तनत बिखर चुकी थी, और इसी राख से सैयद वंश का उदय हुआ।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि तुगलक वंश को कैसे याद किया जाए? क्या सिर्फ एक असफल वंश के तौर पर? शायद नहीं। अपनी तमाम गलतियों के बावजूद उन्होंने एक मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी, न्याय और सिंचाई सिस्टम में सुधार किए और आर्किटेक्चर को एक नई सादगी भरी शैली दी। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक की बड़ी बड़ी असफलताएं भी आने वाले शासकों के लिए एक चेतावनी और एक बहुत बड़ा सबक बन गई। और हम वापस घूमकर उसी पहले सवाल पर आते हैं। क्या तुगलक वंश सिर्फ टूटे सपनों और नाकाम महत्वाकांक्षाओं की कहानी है, या फिर उनकी गलतियों और सुधारों ने ही अनजाने में ही सही भविष्य के साम्राज्यों के लिए एक नींव तैयार की? इसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। हो सकता है सच इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा हो।